विशेष जांच दल या कोई जांच आयोग गठित करना जो है ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। ये स्वर्ण और रत्न जटित शिलाएं गायब कर दी गई हैं। बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे ड्राइवर या इस तरह के लोग थे वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं वहां पे। तुरंत इसमें FIR करा के जांच कराई जानी चाहिए, जैसा सरकार उचित समझे। CID से कराए, EOW से कराए या CBI से कराए। तो कहते हैं आंखों में धूल झोंकना जो है। तो ट्रस्ट किसी के घर जाके जांच कर सकती है, ये कानूनी रूप से मतलब कोई अधिकार नहीं, किसी को अधिकार नहीं है ऐसा करने का। जी, पुलिस की पावर्स उसको तभी प्राप्त होती हैं जब FIR हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। रामनगरी अयोध्या जो है पूरी दुनिया में इस वक्त गलत कारणों की वजह से हेडलाइंस में बनी हुई है। 5-6 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पे, जिस ट्रस्ट ने पहले माना ही नहीं था कि कोई गड़बड़ी हुई है, उस ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक SIT बनाई। SIT बनने के बाद भी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज एक वकील साहब हमसे कह रहे थे कि SIT का कोई मतलब ही नहीं है, जब तक FIR दर्ज नहीं हो रही तब तक SIT बनाने का क्या फायदा। प्लस उन्होंने एक सवाल और उठाया कि पिछले 9 सालों में कितनी SIT बनी, उन SIT का क्या रिटर्न, क्या जो है परिणाम आया। और इन SIT के पास किसी को भी दंडित करने का अधिकार नहीं है। जो सरकार ने SIT कल बनाई थी उसके सदस्य हैं लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, किरण एस IPS रेंज और नीलरतन विशेष सचिव वित्त। इसमें किरण एस CBI में DIG के पद पर रह चुके हैं और विश्वास पंत IIT कानपुर से पास आउट हैं, BTech हैं, IAS हैं, फिलहाल लखनऊ के मंडलायुक्त हैं। और नीलरतन जी के बारे में बताया जा रहा है कि ये विशेष सचिव के पद से रिटायरमेंट के बाद से 2 साल से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। सर, आप हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP सुलखान सिंह साहब। तो मैंने कहा कि सर से ही सीधे पूछते हैं। सर, ये एडवोकेट कीर्ति निधि पांडे का कहना है कि ये SIT जो है इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस मामले में आपकी क्या राय, फिर जांच कैसे की जाए? आलोक जी, क्रिमिनल मैटर्स में जहां गबन है या इस तरह का कोई क्रिमिनल मैटर है, वहां पर केवल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है और किसी को इन्वेस्टिगेशन करने का कोई पावर नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई जुडिशियल इंक्वायरी कराते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कराते हैं, SIT नाम दें चाहे कोई भी नाम दें, इनकी जांच का कोई मतलब नहीं होता। कोर्ट में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं, वही बात मानी जाएगी जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। ये 20 केसेस में साबित हो चुका है। तो ऐसे मामलों में जहां अपराध घटित हुआ हो वहां विशेष जांच दल या कोई जांच आयोग गठित करना जो है ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। ये सर, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि इससे ट्रस्ट जो है सरकार से अनुरोध कर रहा है, सरकार SIT बना दे रही है और SIT बनाना मुख्य मुद्दों को छिपाना या आंखों में धूल झोंकना है, आप ये कह रहे हैं? ये एक सरकारी ट्रस्ट है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार ने ट्रस्ट गठित किया है। इसमें कुछ एक्स ऑफिसियो यानी पदेन अधिकारी ट्रस्टी भी हैं सरकार के। उसमें सरकार को इसको ट्रस्ट का मामला मान के इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार को इसमें स्वतः संज्ञान लेकर के और FIR करवाना चाहिए और FIR करा के इसकी CID से या EOW से जांच करानी चाहिए और ज्यादा उचित समझे तो CBI से जांच करानी चाहिए। क्योंकि इस ट्रस्ट के ऊपर पहले भी ये मामला हो चुका है कि इन्होंने जमीन, ट्रस्ट के लोगों ने जमीन खरीदी, 2 करोड़ में बेच दिया उसको 10 करोड़ में 2 दिन बाद। इस तरह के तमाम इसमें आरोप लगते रहे हैं। अभी मैं एक दिन देख रहा था कि एक सज्जन ने आरोप लगाया कि तमाम तरह की स्वर्ण और रत्न जटित शिलाएं गायब कर दी गई हैं। बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे ड्राइवर या इस तरह के लोग थे वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं वहां पे। तो इसमें बहुत तरह की बातें हो रही हैं। जहां पब्लिक डाउट क्रिएट हो वहां इसको क्लियर करने का यही तरीका है कि तुरंत इसमें FIR करा के जांच कराई जानी चाहिए। और अगर उसमें कोई गड़बड़ पाया जाता है तब फिर उसमें प्रशासनिक जांच कराई जाए कि कैसे इस तरह की गड़बड़ियां दोबारा ना हो। वो फिर अलग से देखा जाना चाहिए उसको जो है। लेकिन जहां गबन की बात सामने आ रही है तो वहां तो तुरंत FIR करा के और इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराया जाना चाहिए, जैसा सरकार उचित समझे। CID से कराए, EOW से कराए या CBI से कराए। लेकिन सबसे पहली चीज आप बोल रहे हैं कि FIR दर्ज होनी चाहिए।
जी, बिना एफआईआर के पुलिस को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। पुलिस को अधिकार ही तब प्राप्त होता है जब एफआईआर हो। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि बिना, फिर ये कैसे दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपया तो रिकवर कर लिया गया है, 4-5 आरोपियों का नाम आ रहा है, एक के घर से 12 लाख रिकवर किया गया, एक के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कराया गया है, तो फिर कैसे ये लोग रिकवर कर रहे हैं? क्या ट्रस्ट वाले खुद ही दबाव बना के पैसा वापस ले रहे हैं क्या? अब ये देखिए, ये सब वही बताया ना, इसको कहते हैं आंखों में धूल झोंकना जो है। जाहिर है कि पुलिस गैर कानूनी काम पुलिस नहीं करती है। जब वो गैर कानूनी काम भी करती है तो उसको कानूनी जामा पहनाती है पुलिस। तो अगर पुलिस ने किसी घर से रेड किया है और पैसा बरामद किया है, अगर किया है, अगर किया तो आप सही कह रहे हैं, अगर किया तो उन्होंने कोई क्रिमिनल केस दर्ज किया होगा और तब दबिश दी होगी। ऐसे नहीं दबिश देती पुलिस, जो है पुलिस फंसती नहीं कभी भी कागज में नहीं फंसती। या हो सकता है कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि चंपत राय जी खुद गए थे और फिर वहां पे पैसा रिकवर हुआ, तो चंपत राय जी के साथ जो पुलिस वाले सिक्योरिटी में होंगे वो बाहर गए होंगे, ये लोग जाके पैसा रिकवर करके लाए होंगे। वो फिर पुलिस नहीं माना जाएगा, उसको पुलिस नहीं माना जाएगा। वो तो निजी मामला है, वो अपना कुछ करें जो भी करना हो उनको। तो ट्रस्ट किसी के घर जाके जांच कर सकती है, ये कानूनी रूप से मतलब कोई अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है ऐसा करने का। ये अधिकार केवल पुलिस को है और किसी और को अधिकार नहीं है। लेकिन सर, ये सब कुछ समझते बूझते भी एसआईटी जांच क्यों कराई जा रही है, जब आप बता रहे हैं कि इसमें एफआईआर जरूरी है? एफआईआर में क्या परेशानी है? गबन हुआ है तो एफआईआर होनी ही चाहिए। अब क्यों नहीं है ये तो संबंधित लोग जाने, लेकिन ये मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता कि इधर उधर घुमा रहे हैं, और वो भी एक कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी बना रहे हैं। अगर करना था इनको तो सेंट्रल यहाँ सीआईडी के किसी डीआईजी या एसपी के अधीन बनाते और एफआईआर करा के तफ्तीश कराते, उसकी जो है सब सही निकल के आ जाता मामला। नहीं, एक आईपीएस को रखा तो है सर मेंबर बना के। नहीं, वो आईपीएस रखने का मतलब पुलिस नहीं हो जाता है। अच्छा, आईपीएस अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं होता है। अच्छा, मतलब कमेटी का चेयरमैन आईपीएस को होना चाहिए? नहीं, इन्वेस्टिगेशन पे उसको एफआईआर करानी चाहिए, नहीं तो वो बेकार है आदमी जो है वो। अच्छा, बिना आप कह रहे हैं ऐसा देते हैं। हाँ, वो भी अन्य अधिकारियों के जैसा है, वो कोई पुलिस अधिकारी नहीं माना जाएगा। वो पहले एफआईआर। जी, पुलिस की पावर्स उसको तभी प्राप्त होती हैं जब एफआईआर हो, और इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार केवल पुलिस को है। अच्छा सर, इसमें एक बड़ा एक मीडिया वेबसाइट दावा कर रही है कि केंद्र से एक आईपीएस भेजा गया है, उसने गोपनीय रूप से जांच की है, वो कर रहा है। ये सब क्या चल रहा है सर? मतलब ऐसा हो सकता है क्या एक राज्य के मामले में सेंटर बनाया हुआ ट्रस्ट है तो केंद्र अपने स्तर से जांच करा सकता है, प्रशासनिक जांच करा सकता है, लेकिन उनको कोई पुलिस के अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। वो कहीं से माल बरामद नहीं कर सकते। वो प्राइमा फेसी ये देख सकते हैं कि क्या गबन हुआ है, और वो कह सकते हैं साहब गबन हुआ है तो एफआईआर करा दीजिए, गबन नहीं हुआ है तो स्टेटमेंट दीजिए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता कोई आदमी और जो है। नहीं सर, ये तो फिर बड़े मतलब बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब खबर आ रही है कि चंपत राय बंसल जी बीमार हो गए हैं, ट्रस्ट के महासचिव, और ट्रस्ट के एक मेंबर है अनिल कुमार मिश्रा जी, वो उनकी आंख खराब दिखाने चले गए हैं केरल। तो इन खबरों को क्या माना जाए? वो एक दिन वो संतोष दुबे जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने लगता है इन्हीं लोगों की तरफ इशारा किया था। तो अब ये वृद्ध लोग हैं तो बीमार होते ही रहते हैं। वृद्धों को रखने नहीं चाहिए था ट्रस्ट में नौजवान लोगों को रखना चाहिए था। अब ये खैर उनका अपना मामला है, इसमें हम क्या कहें। नहीं, आप कह रहे हैं वृद्धों को रखना नहीं चाहिए था, तो फिर निपेंद्र मिश्रा जी की उम्र तो 80 से ज्यादा साल की होगी सर। वो तो मतलब चेयरमैन है शायद, सुना ट्रस्ट के। नहीं, अभी 80 के नहीं होंगे, लेकिन वृद्ध की श्रेणी में तो आएंगे ही। अब हम लोगों से करीब 6-7 साल सीनियर हैं, तो हाँ 77-78 हो सकते हैं। 77-78, मतलब आप उनको थोड़ा सा ग्रेस दे रहे हैं आपको कि भाई। जहाँ तक मुझे याद है, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो, मुझे लग रहा था 74 बैच के हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सीनियर भी है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। उन्होंने तो मीडिया से एसपी रामपुर था तब, वो सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर थे उस समय। हाँ, मुलायम सिंह यादव के। हाँ जी, तो उस समय सेक्रेटरी थे, मैं एसपी था। तो
ऐसे 73-74 कैसे हो सकते हैं जी? सर वो तो बतौर मतलब वो पूर्व इतने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी रहे हुए, वो तो कह रहे हैं एसआईटी बन गई, अब आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं, मीडिया से कह रहे हैं। अब वो कुछ भी कहें, एसआईटी को मैं बता दिया आपको, कानून कोई मतलब नहीं है एसआईटी का। उनको खुद देखना चाहिए कि क्या कोई गबन हुआ है, अगर हुआ है तो एफआईआर कराएं, खुद कराना चाहिए उनको एफआईआर। ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करा देना चाहिए तुरंत, या फिर सरकार जैसे करती है पुलिस वालों से एफआईआर कराती है, सरकार को चाहिए कि वो पुलिस से कहे कि भाई आप ही एफआईआर कर दीजिए, पुलिस एफआईआर एक सवाल है शुरू कर दी। अगर आप डीजीपी रहते तो क्या करते जब आपके जमाने में अगर इस तरह की घटना होती तो? मैं ऐसे मामलों में मैं तो कहता कि ट्रस्ट को कराना चाहिए एफआईआर। मेरे टाइम में एक मामला हुआ था, ऊंचाहार पावर हाउस में एक बॉयलर बस्ट कर गया था। हाँ, बड़ी दुर्घटना हुई थी, बड़ी कई लोग जान गए। कुछ सचिवालय के अधिकारी चाहते थे कि पुलिस एफआईआर करा दे उसमें। मैंने उसका विरोध किया था, मैंने कहा कि ये पावर हाउस का प्रशासन इसकी जांच करे, उनको लगता है कोई लापरवाही हुई है तो एफआईआर करें, पुलिस तब तफ्तीश करेगी, पुलिस इसमें पार्टी नहीं बनेगी ऐसे मामलों में। तो मैं तो पुलिस को कभी इस तरह के मामलों में पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं रहता था, पुलिस को निष्पक्ष रहना चाहिए। तो मैं ये नहीं सही मानता कि पुलिस एफआईआर कराए ऐसे मामलों में, या तो सरकार कराए या ट्रस्ट के लोग कराएं, कोई ना कोई एफआईआर कराए, फिर पुलिस तफ्तीश करेगी उसकी। सर एक चीज है कि अयोध्या लोग बताते हैं कि पूरा हाई सिक्योरिटी जिला है और उसमें रातों रात लोगों की आर्थिक स्थिति बदल रही है, तो क्या इस चीज का संज्ञान लेना प्रशासन का, इंटेलिजेंस का काम नहीं था? भाई जिनकी स्थिति बदल रही है उनको भी तो सिक्योरिटी प्राप्त है, वो बिना सिक्योरिटी वाले थोड़ी हैं वो जो। और आप तो नई बात कह रहे हैं, आप तो नई बात बता रहे हैं। सबको सिक्योरिटी प्राप्त है, अयोध्या जब हाई सिक्योरिटी है तो सभी को प्राप्त है ना, जो वहां रह रहा है तो उनको भी प्राप्त है। नहीं तो जो ट्रस्ट के चेयरमैन के उत्तराधिकारी, राम जन्मभूमि न्यास के चेयरमैन के उत्तराधिकारी कमल नयन दास, स्वामी कमल नयन दास का जो बयान आया था कि जो लोग साइकिल से चल रहे थे, महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं, करोड़ों के मकान बन गए, उस पे जांच नहीं करा रहे, मतलब इसका मतलब मुझे तो लगता है कि इंटेलिजेंस हर चीज पे ध्यान रखती होगी, या इनकम टैक्स ध्यान रखता होगा, क्या ये लोग कुछ नहीं करते हैं क्या? और सर का कहना है कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं, वो ईओडब्ल्यू की जांच की भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीआईडी से भी जांच हो सकती है। तो इसका मतलब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कीर्ति पांडे ने आज दिन में चैनल पर कहा था कि इस मामले, वो पहले भी कह रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से होनी चाहिए। तो अब जनता को न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि सर कई करोड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने चंदा नहीं दिया वो सवाल मत उठाएं, मतलब ऐसे भी आरोप एक प्रवक्ता चिल्ला रहे थे हमारे चैनल पे। तो हमने कहा ये सर्टिफिकेट आप कौन होते देने वाले, कि आपके पास रसीद है कि किसने चंदा दिया किसके नहीं दिया? सवाल तो सभी उठाएंगे, सवाल सभी को उठाने का हक है। ये दूसरा, ये मैं जैसे एक बार मैं और कह चुका हूं कि इसमें पार्टी वालों को या किसी ऐसे लोगों को विरोध में नहीं आना चाहिए। ये तो स्टेट बनाम पब्लिक का मामला है, तो इसका जवाब ट्रस्ट वाले दें, सरकार दे, या यूपी गवर्नमेंट दे। जो आप किसी और को बीच में घुसना, तो आप खामखा एक गलत परंपरा डाल रहे हैं इस तरह की। कोई विरोध करे तो आप उस पर आरोप लगाने लगेंगे, उसकी बात का जवाब दीजिए। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर पुलिस को मुख्य अधिकारी के बारे में नहीं पता, मुख्य अपराधी के बारे में नहीं पता, तो आप हमसे बात कीजिए, हम बता देंगे मुख्य अपराधी कौन है। इस बयान पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, हो सकता है उनको पता हो, तो पुलिस अगर तफ्तीश करेगी तो उनसे भी पूछताछ करेगी, फिर पुलिस तो करेगी। एक चीज नहीं समझ में आ रही कि विपक्ष के नेता को पता है, मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंची, ये कैसे संभव है सर? ये पता नहीं हमको, वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। एसआईटी बनी है तो बात तो पहुंची ही होगी। नहीं तो बाद में पहुंची है ना। सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी ने इसका ट्वीट किया, खुलासा किया कि मंदिर के चढ़ावे में गबन हो रहा है, चढ़ावा जो लोग चढ़ा के जा रहे हैं और उसमें बैंक में जमा करने के बीच में खेल किया जा रहा है।
पहले तो ये सबने नकारा। विपक्षी दल के लोग जल्दी जबान खोल सकते हैं कि उनको बहुत बहुत सारा सबूत और उनको रिकॉर्ड नहीं दिखाना होता है, लेकिन अच्छा। सरकार के पास जब तक सबूत और रिकॉर्ड ना आ जाए सरकार नहीं जबान खोलती है इससे। तो सरकार का बोलने का मतलब होता है कि ऑफिशियल चीज है। लेकिन सर अखबार रोज छाप रहा था, दैनिक जागरण तो इस बार, दैनिक जागरण तो क्रांतिकारी पत्रकारिता कर दी जी। तो अखबार की बात पे वो फिर रिपोर्ट मांगेंगे जिला प्रशासन से या ट्रस्ट से। अखबार के आधार पर सरकार नहीं कार्रवाई कर सकती। विपक्षी नेता तो बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं कर सकती। सरकार को बिना ऑफिशियल अगर ट्रस्ट अगर तुरंत ही एफआईआर करा देती तो फिर इतना बवाल नहीं बढ़ता सर, इतना विवाद नहीं बढ़ता। हाँ, सही कह रहे हैं आप। ट्रस्ट को तो मालूम चल ही गया होगा, तो तुरंत एफआईआर ट्रस्ट को करा देना चाहिए था, तो उनका क्रेडेंशियल साफ रहते। भाई हमारा पक्ष साफ है, अपने आप में ट्रांसपेरेंसी है, पूरी पारदर्शिता है, सामने रखा है, तफ्तीश होगी इसकी। कोई शख्स हुआ जरा सा हो पुलिस पे तो सीबीआई को रेफर कर दिया तुरंत। सीबीआई को रेफर करना, तो अभी तक तो जो बड़ी बात कीर्तिनिधि पांडेय वकील साहब ने कही है कि अभी तक तो एफआईआर नहीं हुई है, तो सब दिखावे की जांच है। हाँ, बिना एफआईआर के सीबीआई भी नहीं कुछ करेगी, बिना एफआईआर के पुलिस कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं, तो पहला काम एसआईटी गठित हो गई, ठीक है, लेकिन पहले एफआईआर दर्ज हो। एसआईटी की वैल्यू देखिए यही है कि वो प्रशासनिक प्रोसीजर में कोई गलती है उन लोगों के, ये मेंबरों की मीटिंगों में कोई गड़बड़ है, इनकी प्रक्रिया क्या थी वहां पर, इसकी जांच कर लें। सीसीटीवी कैमरे कहते हैं वहां अकाउंटिंग रूम में लगे थे, लेकिन वो बंद थे उस समय। कुछ मेंबर कहते थे सीसीटीवी कैमरा बंद करा दीजिए। ये सारी प्रक्रिया करके और इनको एक अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय कर देना चाहिए ट्रस्ट का। तो प्रशासनिक जांच इस तरह की हो सकती है, गबन की प्रशासनिक जांच नहीं हो सकती है। गबन की केवल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, और लेकिन प्रशासनिक जांच भी करनी चाहिए इनको। दोनों चीज, मतलब आपका कहना कि इनकी प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी है। उसमें कहते हैं कि 2 बैंक के लोग रहते हैं, जो पैसा गिना जाता है और लोग भी रहते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा कई एंगल के लगे होने चाहिए, उसका रिकॉर्ड प्रिजर्व किया जाना चाहिए। वो रिकॉर्ड कम से कम 1 साल प्रिजर्व किया जाए, और जब उसका ऑडिट हो जाए तभी उसके बाद रिकॉर्ड को रीड आउट किया जाए। तो इस तरह की और भी तमाम प्रोसीजर हो सकती हैं जो जांच में, प्रशासनिक जांच में सब सामने आ जाएगा। तो कभी भी कोई बड़ा घपला होता है तो प्रशासनिक जांच तो होती ही होती है, लेकिन वो उसका लिमिट ये है, उसका स्कोप ये होता है प्रशासनिक जांच का। अगर गबन हो गया है तो गबन की प्रशासनिक जांच नहीं हो सकती कोई। सर इसमें जो तरीका अपनाया गया है, जो दावा किया जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि अगर एक 500 की नोट की अगर 20 गड्डियां हैं तो बाउचर पे 18 लिखा जा रहा है, और जा रही थी निकल के 20 जा रही थी। तो ये मतलब ये तो संभव नहीं है कि 1 करोड़ रुपया रोज अगर आ रहा है तो पहले ये लोग गिनती कर ले। अच्छा, अपने पॉकेट में नहीं ले जा रहे थे, ये दावा किया जा रहा है कि जिस बक्से में पैसा जा रहा था उसमें से अगर जितनी गड्डियां निकालनी होती थी उसी में जाती थी, लेकिन बाउचर में उससे कम, जैसे अगर 500 की 20 गड्डियां हैं या 100 गड्डियां हैं तो एंट्री हो रही है 96 की, 94 की, और 100 गड्डियां बाहर निकल जा रही है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 96 गड्डियां जो है बैंक में जमा होंगी और 4 गड्डियां जो है प्राइवेट जेबों में चली जाएंगी। ये तो मतलब होता है इसका। अच्छा, सोने चांदी, ये बड़ा पुराना तरीका है घपला करने का। ये वोटों की काउंटिंग में हुआ करता था, जब बक्सा बैलेट बॉक्स से जब चुनाव होते थे, उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि उसमें क्या करते थे कि एक एक कैंडिडेट की गड्डियां बनाते थे। ठीक है सर, 100 की या 200 गड्डियां बनाते थे, हर एक कैंडिडेट की अलग अलग, और फिर गड्डियां गिनी जाती। उसमें लोग क्या करते थे काउंटिंग वाले जो हैं कि आपकी गड्डी में ऊपर मेरा एक वोट रख दिया, नीचे मेरा रख दिया, आपकी पूरी गड्डी मेरे गड्डी में रख दिया, 100 वोट आपका बढ़ गया। हाँ, आप क्या करें, झगड़ा कर नहीं पाएंगे, वहां पुलिस लगी हुई है। आप कोर्ट जाइए तब तक 5 साल निकल जाएंगे। तो मैं देखिए, मैं बैलेट बॉक्स का इसलिए विरोधी रहा हूं, अभी भी हूं, कि बैलेट बॉक्स में बड़ा घपला होता है वो, और सबसे बड़ा घपला ये होता है
और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनके पास हर एक जगह काउंटिंग में एजेंट भी नहीं होते हैं उनके, तो वो कोई देख भी नहीं पाता है। 505 गड्डियां इधर से उधर कर दिया, लेकिन तो सर इसमें जो है हो गया। अच्छा, इसमें 100 के गिने होंगे, उनके बंडल बनाए होंगे, तो उसी में से ज्यादा निकाले, लिखा कम, उसमें जो लिखा वो बैंक में जमा होगा, जो नहीं लिखा वो प्राइवेट चला गया। तो सर इसमें ऑडिट तो कभी गलती पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वाउचर में जो लिखा है वो बैंक में जमा हुआ है, फिर ऑडिट कहां से गलती पकड़ पाएगा? ऑडिट इसमें नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। ऑडिट जो है प्रक्रिया कोई गड़बड़ी होगी उसको पकड़ पाएगा ऑडिट जो है। कि लिखा, अगर आप लिखा 100 है, बैंक में 96 जमा हुआ, तब पकड़ पाएगा। वो ऑडिट नहीं पकड़ सकता उसको, वो तो सीसीटीवी कैमरा से ही पकड़ में आएगा। अदरवाइज रिकॉर्ड रखने में कोई गलती है वो ऑडिट पकड़ेगा, और बाकी जो गबन हो गया वो पुलिस पकड़ेगी। लेकिन इस मामले में फिर सजा भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कबूलेगा तो है नहीं कि हम इतनी गड्डी बाहर निकाल के ले गए थे, क्योंकि फिर अब सबूत ही नहीं मिलेंगे। सबूत तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो सबूत कहां से आएंगे? एसआईटी को अधिकार थोड़ी है कि सबूत इकट्ठा कर ले। एसआईटी को सीआरपीसी की पावर थोड़ी है, बीएनएसएस की पावर थोड़ी है इनको। बीएनएसएस की पावर जो है वही तो सबूत इकट्ठा करने का अधिकार देती हैं। तो सर ये कौन लोग हैं जो राय दे रहे हैं कि इस मामले में, मतलब ये तो और फजियत कराने वाली बात हो गई। पहले तो गबन पे फजियत हुई, अब गबन की फजियत पे एसआईटी बनवा दी। एसआईटी आप भी कह रहे हैं, वकील साहब भी कह रहे थे, तो आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। तो सरकार की तो छवि बिगड़ रही है ना। चुनाव तो बीजेपी को लड़ना है, चुनाव तो ट्रस्ट वालों को लड़ना नहीं है। छवि की चिंता तो वो लोग खुद करते ही हैं अपने आप, देखते हैं कहाँ छवि बिगड़ती है, कहाँ छवि नहीं बिगड़ती। और छवि की चिंता हम नहीं करते हैं, हमारा इससे उनकी छवि से कोई मतलब नहीं रहता। किसने क्या सलाह दिया ये मैं तो किसी संपर्क में नहीं रहता। मैं तो अखबारों के जरिए, मैंने आपको बताया था कि मैं अखबार देखता हूँ, और इंटरनेट से जो है, जो लोकसभा विधानसभा में जवाब देते हैं लोग जो हैं, या कोई जांच आख्या है, कोई रिपोर्ट है, कोई स्टडी है, रिसर्च पेपर है, वो डाउनलोड करते हैं, उसी से कुछ अपना करते रहते हैं। हमारे पास इसके अलावा और कुछ होता नहीं। कोर्ट के फैसले डाउनलोड करते हैं, उससे कुछ बोलते हैं। तो आरटीआई से तो मैं कर नहीं सकता, मेरे पास ना इतना संसाधन है, ना मेरे पास इतना दौड़ने धूपने का वक्त है कि मैं आरटीआई कराता रहूं बैठ करके। तो मैं तो बस इन्हीं 4-5 चीजों पर रिलाई करता हूँ, उसी के आधार पर मैं अपना कोई भी बनाता हूँ। लेकिन सर मैं पढ़ रहा था कि तिरुपति बालाजी में पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से काउंटिंग होती है, और जनता भी उसमें देख सकती है। शीशे वाले पूरे ट्रांसपेरेंट होता हॉल शीशे का, जनता बाहर से देखती है। कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं, कुर्ते पजामे में कोई भी जो है पॉकेट नहीं होता है, और कोई सामान अंदर नहीं ले जा सकते हैं। वहां जांच होती है। तो एक चीज तो ये भी हो सकती है कि बैंक अपने बैंक सीधे वही जमा कर दे, वही कमरे में बैठे बैठे उसको बैंक क्यों ले जाया जा रहा है? और ये थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट क्यों? बैंक तो ले ही जाना पड़ेगा, फिजिकली पैसा तो बैंक जाना ही पड़ेगा। नहीं सर, अगर ट्रस्ट में ही बैंक अपना, जैसे आप देखिए, गवर्नमेंट के जो करेंसी प्रेस है, वहां तो अरबों के रुपए नोट छपते हैं। वहां लोग कपड़ा पहन के ही जाते हैं, और जब आते हैं तब तलाशी होती है, जाते हैं तब तलाशी होती है। वहां से नोट वोट निकालना बड़ा कठिन काम होता है। तो ये सब स्टडी करके उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जहां 1 करोड़ रुपए रोज आ रहा है। ये छोटी अमाउंट तो है नहीं। अब रोज अगर आप 10-20 लाख रुपए गायब कर देंगे, तो साल भर में लगभग 100 करोड़ हो गया गायब करने का। तो ये भी चिंता का विषय है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। और जिस लवकेश मिश्रा का जिक्र हो रहा है मीडिया में, वो कार का मैकेनिक था, वो किसी जुगाड़ से नौकरी पा गया। तो वो मतलब उसके बारे में ये तक चर्चा है कि उसने एक दिन अपने गांव के शराब के ठेके पे लोगों को 50,000 की शराब पिला दी, और मकान उकान सब बना रहा था। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही थी तो लोग सोच नहीं रहे थे। सवाल जो उठ रहा है सर कि 15,000 20,000 की नौकरी वाले इतना फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो भी इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है कि भाई ये आदमी कहां से इतना पैसा पा रहा है? अरे देखिए, वो खाली मिश्रा थोड़ी ले गया होगा पैसा। आप सोचते हैं छोटे मोटे कर्मचारी जो है पैसा पूरा ले गए होंगे? ये रोज का घपला अगर हो रहा है और सैकड़ों करोड़ अगर हो गया, ये इसमें बड़े लोग शामिल हैं। ये बहुत गंभीर मामला है।
और अगर छोटे लोग साली शामिल होते तो एफआईआर करा दिए होते ये लोग जो हैं। इनको अपनी गर्दन फंसने का डर है, इसलिए एफआईआर नहीं करा रहे हैं। तो एफआईआर होते ही मामला कोर्ट के अधीन में आ जाएगा, फिर उसको दबा नहीं पाएंगे। एक बार एफआईआर हो गई तो मामला फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाता है फिर जो है। तो एफआईआर को टूथ एंड नेल अपोज करते हैं लोग जो है, एफआईआर न होने पाए। ज्यादा विवाद हो तो कोर्ट आदेश कर देता है सीबीआई जांच करने का। जब सीबीआई जांच करती है फिर किसी की नहीं सुनती हो। लेकिन इस मामले में एक वकील अच्छी बात साहब, यह है कि इस मामले में वकील साहब सीबीआई की जांच के लिए हाई कोर्ट गए तो हैं सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब देखिए उस पर क्या फैसला आता है। हाँ, वो जब एफआईआर ही नहीं हुई है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, आई डोंट नो। हाई कोर्ट कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। नहीं, अब देश की निगाहें हाई कोर्ट सुप्रीम। अब ये एक्चुअली बहुत ही विवादास्पद विषय है कि इधर इस बीच में इधर कोर्ट्स ने भी कोई बहुत अच्छा स्टैंड नहीं लिया है चीजों के बारे में। तो इसलिए सीधे सीधे कोई उम्मीद करना मुझे बहुत ज्यादा लगता है, कुछ थोड़ा सा। तो ये मामला भी दब जाएगा, इसका मतलब 2-4-10 दिन बाद छोटी मोटी गिरफ्तारियां होंगी। अगर इसमें एफआईआर नहीं हुई या हाई कोर्ट ने आदेश नहीं किया तो मामला दब ही जाएगा, बिल्कुल दब जाएगा, 100% दब जाएगा। एसआईटी उल्टा जांच करती है तो खत्म हो जाएगा। और जनता को झुंझुना पकड़ा देंगे। हमने तो एसआईटी जांच कमेटी बैठा दी थी, उसका पता के लिए तो नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाएगा ना। कोई मशीन गन का फायर है, मैंने एक बार बताया था ना आपको। हाँ, इतना तेज फायर आता है कि आप सोच ही नहीं पाएंगे, तो दूसरी गोली आ जाएगी वहां से। बस्ट फायर, बस फायर चलेगा। अब अयोध्या वाला मामला, कल कोई दूसरा मामला आ जाएगा, उधर पीछे चला जाएगा। ये बात सही कह रहे हैं। एक हमारे इंस्पेक्टर थे मेरठ में, उनके यहाँ रोड होल्ड अप हो गया, बस लुट गई। तो हमारे डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, सब लोग गए, पूछा भाई क्या बात है, बात डांट लगाया उन्होंने। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि सब 24 घंटे में खोल दूंगा इसको, सब 24 घंटे में वर्कआउट हो जाएगा। तो जब डीआईजी साहब चले गए तो एसएसपी साहब ने कहा कि भाई देखो भाई इंस्पेक्टर साहब, तुम कुछ काम धाम तो करते हैं, तो 24 घंटे में खोल कैसे दोगे तुम इसको जो। तो उसने कहा कि सर तब तक कोई और अपराध हो जाएगा, डीआईजी साहब उधर बिजी हो जाएंगे, 24 घंटे बाद कौन पूछता है इसको जो है। तो मेरठ में यह था कि क्राइम सुपरसीड्स क्राइम, यहाँ जो है इवेंट सुपरसीड इवेंट। ये हुआ, कल को दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा, तो ये सब दब जाएगा। नहीं, पटकथा तो बनी गई है। टीएमसी के 20 सांसद जो है किसी दल में शामिल हो गए, अलग दल में। वो अभी ब्रेकिंग चल रही है। ये देखिए नीट जैसा मामला दब गया कि नहीं दब गया अयोध्या के चक्कर में। वो नीट दब गया, वो किसी चक्कर में अयोध्या दब जाएगा। इस तरह से होता रहेगा। सर आप तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि नीट की खबर ही दब गई अयोध्या के चक्कर में। कहाँ है नीट अब, बताइए। एक तो खान सर ने दबा दिया नीट को, हाँ, उसके बाद अयोध्या ने दबा दिया। खान जबकि सर वो वाला एपिसोड जो है उसके आने के बाद नीट खत्म हो गया, काकरोच की खबर दब गई। और अयोध्या के बाद जो है ये सब दब जाएगा। तो बहुत तेजी से घटनाएं अनफोल्ड कर रही हैं। तो ये तो उसी तेजी से सरकार को एक्ट करना चाहिए, जल्दी जल्दी कार्रवाई करे, एफआईआर कराए और टाइम बाउंड तफ्तीश कराए उसकी जो है। और जो प्रक्रिया में गड़बड़ी हो ट्रस्ट की, उस प्रक्रिया को ठीक कराए, मेंबरों को बदले। कुछ मेंबर जो जरा भी संदिग्ध पाए जाए, जिनका व्यवहार, उनको हटाए, मेंबर को दूसरे मेंबर लगाए जाए। जो अक्षम पाए गए हैं वो भी हटाए जाएं, जो मिली भगत पाई गए वो भी हटाए जाएं। ये तो उच्च स्तर पे इसकी जांच होनी चाहिए जो है।
नहीं सर, लेकिन इससे मतलब आस्था पे सवाल उठता है ना, आदमी का मन टूट जाता है। जो जी आम आदमी है, जो बड़ी 550 सालों से सब लोग कहते हैं कि 550 साल के लिए राम जन्म मुक्ति आंदोलन के लिए आंदोलन चला, और उसमें इस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं। हाँ, तो आस्था पर चोट तो हो ही गई जो है। मैं तो सुन रहा था, एक माननीय मंत्री जी हैं शाही साहब, वो कह रहे थे कि उनका निजी मामला है ये, ट्रस्ट वाले जो चाहेंगे उसको करेंगे। तो जब मंत्री ऐसी बात करेंगे तो फिर और क्या, और कोई क्या कहेगा? निजी मामला कैसे हो गया उनका? ये सरकारी ट्रस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाई है, कोई निजी ट्रस्ट थोड़ी है वो। सरकार के द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन 1990 में जो एक्वायर की गई थी, वो जमीन सब ट्रस्ट को दे दी गई है मंदिर बनाने के लिए। ये ट्रस्ट निजी ट्रस्ट कैसे हो गया? ये ऐसा ट्रस्ट थोड़ी है कि 4 आदमियों ने कोई ट्रस्ट गठित किया और बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस जमीन पे टाइटल तय नहीं हुई थी कोई, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिकल 142 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो जमीन जो है हिंदू पक्ष को दे दी और सरकार से कहा आप ट्रस्ट बनाइए, वो ट्रस्ट मंदिर बनाएगा। ये जमीन ट्रस्ट की नहीं है, ये जमीन ट्रस्ट की नहीं है। ये बहुत स्पेशल केस है। इसको सरकारी जमीन दी गई है, इसको वो जमीन भी दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये दे दी जाए इनको मंदिर निर्माण के लिए। टाइटल नहीं है इनका, कोई हक नहीं है, लेकिन दे दिया जाए निर्माण करने के लिए, क्योंकि इस विवाद का कोई और निपटारा नहीं हो सकता। मैं भी सहमत हूं कि कोई इसका निपटारा यही हो सकता था, कोई और निपटारा नहीं हो सकता था। लेकिन सरकार के पैसे से मुसलमानों को जमीन दी गई है वहां मस्जिद बनाने के लिए। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामला है, ये निजी नहीं है किसी का। मंदिर का भी कोई ट्रस्ट बनेगा तो निजी नहीं हो जाएगा वो मस्जिद का, सरकारी जमीन दी गई है। हाँ, नहीं सरकारी नहीं हो जाएगा, लेकिन वो पब्लिक जवाबदेही रहेगी उनकी। सरकार ने जमीन दी है आपको, आप ऐसे नहीं गवर्न, उस जमीन पे आप खेती नहीं कर सकते, उस पर मॉल नहीं बना पाएंगे आप, जो है आपको मस्जिद ही बनानी पड़ेगी वहां पर। तो आपकी जवाबदेही रहेगी, पब्लिक की जमीन है वो, पब्लिक का पैसा है। ऐसे ये राम जन्मभूमि का है, इसमें पुरानी जो विवादास्पद जमीन थी वो है, इसमें एक्वायर्ड जमीन है, 90 के बाद जमीन एक्वायर की गई थी, तमाम आसपास के मठ मंदिर गिरा दिए गए थे। मैंने तो 90 में वहां ड्यूटी किया है, पूरा मुझे नक्शा याद है एक जो है। नहीं तो अब जब आईजी जोन लखनऊ थे तो आपके रेंज में था कि वो फैजाबाद दूसरे रेंज में? हमारे जोन में था, मेरा पूरा एक एक देखा हुआ है। वो जमीन, उसमें से काफी जमीन सरकार ने एक्वायर किया था, सीधे पार्लियामेंट ने लॉ बना के एक्वायर किया था, नॉर्मल एक्विजिशन नहीं हुआ था उसका, लैंड एक्विजिशन के तहत नहीं हुआ था, संसद ने कानून बना के एक्वायर किया। हाँ, एक्वायर की गई है, वो लैंड भी दे दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो दे दिया वो भी दे दी गई है। ये कोई निजी ट्रस्ट नहीं है, इनका निजी मामला नहीं कह सकते आप इसको। तो ट्रस्ट वालों को पब्लिक ट्रस्ट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। नहीं, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि शाही जी काफी पढ़े लिखे मंत्री हैं और शाही जी इस तरह का बयान दे रहे हैं। शाही जी को तो सब जानकारी, शाही जी को तो सब जानकारी होगी, कोई अनपढ़ है? सरकार का देखिए, मंत्री अनपढ़ नहीं होते हैं, मंत्री सब जानकार। नहीं, शाही जी तो बहुत शिक्षित मंत्री हैं सर। नहीं, बहुत से भाई कई मिनिस्टर होते हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन शाही जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत अनुभवी नेता है। ऐसा भी नहीं कि पहली बार विधायक बने, मंत्री बन गए, उनको तो सब पता होगा। तो सर आपने बड़ी बात कह दी। सर ने जो बताया, ये लोग बड़े कड़े होते हैं, ये सब जानते हैं, ये सोच समझ के बोलते हैं ये लोग जो हैं। मुझे मेरी राय बहुत अच्छी है मंत्रियों के बारे में, नेताओं के बारे में, इसलिए मैं कहता हूँ ये कोई ऐसे नहीं बोलते हैं, बिल्कुल हर चीज सोच समझ के बोलते हैं। अच्छा, उनको पता होता कि ये बोलेंगे तो ये होगा, ये बोलेंगे तो ये होगा, इसीलिए प्लानिंग के तहत। बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं ये, कोई साधारण लोग थोड़ी हैं। ये इसको IAS IPS या इन अधिकारियों को
मंत्रियों से अपने आप को नहीं तुलना करना चाहिए। दे आर मच सुपीरियर। लाखों लोगों को उल्टा सीधा समझाते हैं, तब जीत के आते हैं। ये इनकी क्या तुलना किसी अधिकारी से क्या है? 4 किताबें पढ़ के 4 पेपर क्वालिफाई कर लिया आपने, आपको ज्यादा ब्रिलियंट थोड़ी हो गए इनसे। लेकिन 10 सर लाख एक आदमी नई को समझाते बुझाते हैं लोग जो। सर आप भी डीजीपी रहे, क्या कोई विधान मंत्री आपके पास आता था बुके वगैरह लेके मिलने के लिए? मेरे पास कोई मंत्री बुके लेके नहीं है। मेरे पास मंत्री एक आध मिलने आया जरूर, लेकिन बुके के लेके कोई नहीं आया जो है। अब आजकल तो एक मंत्री बने नए नए कैबिनेट मंत्री, वो जाते हैं संजय प्रसाद से मिलते हैं, बुके डालते हैं, उसके बाद उनकी बाकायदे इसकी पोस्ट करते हैं। संजय प्रसाद की बात अलग है। देखिए वो उसकी तुलना डीजी से नहीं की जा सकती ना। नहीं मंत्री, अरे सर डीजी कैसे? 2 ही प्रमुख पद हम लोग या मैं तो ये समझता हूँ कि प्रशासनिक रूप से 2 ही पद प्रमुख हैं, मुख्य सचिव का, डीजीपी का। तो संजय प्रसाद ना डीजी, संजय प्रसाद ना डीजीपी है ना प्रमुख मुख्य सचिव हैं, वो तो एडिशनल एसीएस है। वो एसीएस होना कोई मायने नहीं रखता उनका। उनका संजय प्रसाद होना ही मायने रखता है। वो जहां भी रहेंगे वो संजय प्रसाद रहेंगे। वो एसीएस वगैरह छोटा है उनके सामने जो है। उनकी हैसियत डिफरेंट टाइप। नहीं मंत्री जी जा रहे हैं, बुके लेके जा रहे हैं, उसका फोटो डाल के लिख रहे हैं कि भाई आज मुलाकात हुई और कानून व्यवस्था पे चर्चा हुई। तो क्या अधिकारी मतलब एसीएस होम कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए अधिकृत है? वो तो जो है मंत्री जी जाने, और उनके संबंध पर्सनल संबंध होंगे, बुके लेके आ जाते हैं। हमारे पास भी कोई हमारे जानने वाला होगा बुके लेके आ जाता है। आज भी एक सज्जन आए थे बुके लेके। नहीं तो क्या आपसे डीजीपी थे तो आपके पास लोग शिकायत लेके आते थे कि आपसे कानून व्यवस्था पर चर्चा करने आते थे? कानून व्यवस्था पर चर्चा करना तो भैया पत्रकार का काम है। मामलों में शिकायत में एक आध लोग आए थे। कोई जनरल चर्चा करने के लिए या बुके लेके मेरे पास कोई नहीं आया। तो अब ये तस्वीरें बहुत आती हैं सर, क्या माना जाए? अधिकारी मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर हो गए। हाँ तो तमाम मंत्री लोग कह चुके हैं, तमाम विधायक लोग कह चुके हैं, अधिकारी ज्यादा ताकतवर हैं। सरकार को रिट्रेट करना पड़ा प्रोटोकॉल के बारे में कि अधिकारी उनकी बात सुने। जवाब बार बार रिपीट करना पड़ता है, इसका मतलब कोई नहीं सुन रहा है, तभी तो रिपीट करना पड़ता है। सर हमने जितना संविधान पढ़ा समझा उसमें तो पता लगता है कि विधायक जो है, चुनाव विधायक जो है वो ज्यादा ताकतवर होता है सरकार के मुख्य सचिव से, उसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं। ताकत देखिए कानूनी संविधान के रूप से, संवैधानिक रूप से देखिए अगर संविधान के हिसाब से तो विधायक के पास संसद में वोटिंग के अलावा कोई ताकत नहीं है। कार्यकारी ताकत मंत्रियों के पास होती है। विधायकों के पास चर्चा कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, वोट रिजेक्ट कर सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन सरकार का काम नहीं कर सकते वो विधायक लोग जो हैं, जब तो मंत्री न बन जाए। काम नहीं कर सकते, लेकिन पहले विधायक जब जाता था तो डीएमएसपी प्रोटोकॉल में बड़े होते हैं। चीफ सेक्रेटरी से प्रोटोकॉल में ऊपर होता है विधायक भी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। सांसद भी और ऊंचे होते हैं थोड़ा। तो फिर बार बार ये क्यों बताना पड़ता अधिकारियों को कि आप जो है विधायक जी आएंगे तो उनको नमस्कार करेंगे, उनको बैठेंगे? तो आप लोग को ट्रेनिंग में बता दिया जाता है। मानते नहीं है, इसलिए कहते हैं। जहाँ नो पार्किंग लिखा जाता है ना बार बार, जाहिर लोग गलत पार्किंग करते हैं, इसलिए वहां नो पार्किंग लिखना पड़ता है बार बार। कई लोग। लेकिन सर हमने ये भी देखा है, मुझे लखनऊ आए 20 साल हो गए, जो अधिकारी जो एक बात कही थी हाई कोर्ट ने कि अधिकारी और पुलिस विभाग जो है वो संविधान के प्रति समर्पित नहीं है, सरकार के प्रति समर्पित है, उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। पॉलिटिकल तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है ये बात जो है, कई केसेस में कहा, 1-2 केस में नहीं कहा, कई केसेस में कहा है। वो तो मैंने अभी हाल में सारे जजमेंट डाउनलोड किए हैं, उसके बारे में लिखा भी है मैंने फेसबुक में। बात तो सही है। वो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कह चुका है कि यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अखबारों में छपा है ये बात, सब जजमेंट है कोर्ट के।
अब यही देखिए बात घूम फिर के वही आती है कि संवैधानिक नैतिकता का पालन हम लोग करते हैं। क्या हम ये बात सुनने को तैयार हैं कि एक संवैधानिक न्यायालय, उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय एडवर्स टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या हमको ठीक नहीं करना चाहिए उसको? बजाय उसके कि हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, अपील करके और एसएलपी दायर करके स्टे ले लिया, मामला दबा लिया। हाँ, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए सरकार से, वो तो मतलब आश्चर्यजनक था। क्या वो गलत कह रहे हैं? आप अच्छा, जवाब नहीं दे रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट कमेंट कर रहा है, गलत कमेंट कर रहा है। वो ये मंत्री को देखना चाहिए, कंसर्न मिनिस्टर्स को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। एक्चुअली सरकार जो है नॉर्मल सरकारी काम नहीं करती है। नॉर्मल सरकारी काम आलोक जी ये सचिवालय के अधिकारियों के ऊपर छोड़ रखा है इन लोगों ने। वो सारा लीवर ये लोग खींचते हैं, वो सब गैर कानूनी है। अधिकार सचिवालय वालों को किसी को नहीं है, अधिकार मंत्रियों को है केवल। अब लीवर खींचते हैं अधिकारी लोग जो हैं, उससे मंत्री भी मुसीबत में रहते हैं और नीचे डिपार्टमेंट वाले भी मुसीबत में रहते हैं। कोई बात फंसती है तो ये लोग कह देते हैं साहब हम तो मंत्री के स्टाफ अफसर हैं, हमें कोई अधिकार थोड़ी है। विधानसभा की जो समितियों में कोई बात फंस जाती है तो सचिव साफ साफ कह देते हैं हमें कोई अधिकार थोड़ी है, तो मंत्री जी के स्टाफ अफसर हैं। बात भी सही है, सचिवालय के अधिकारियों को पावर नहीं है कोई। लोग तो सोचते कि अरे लोग तो सोचते कि एसीएस साहब हैं, बहुत ताकतवर हैं। कई लोग तो कहते हैं, भाई एक सज्जन तो दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी एक फलाने अधिकारी को दिन में 32 बार फोन करते हैं। मैं उनकी बात सुन रहा था सर, कि आप समझ नहीं रहे हैं वो पावर मतलब मैंने बताया, पावर सरकार का मतलब होता है मंत्री। हाँ, सरकार का मतलब होता है मिनिस्टर। और सरकार ने कुछ पावर जो है विभागाध्यक्षों को डेलीगेट कर रखी है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो काम की और कार्यकारी ताकत केवल हेड ऑफ डिपार्टमेंट और मंत्री के पास में है। प्रमुख सचिवों के इनके पास कोई, इनको कायदे से जो प्रस्ताव आते हैं वो मंत्री के सामने रखना होता है और मंत्री को निर्णय करना है। मंत्री लोगों ने क्या कर रखा है, वो इनके ऊपर छोड़ दिया, भैया जो चाहो तो करो, हमसे दस्तखत कराओ जहां कराना हो। ये पोजीशन है। तो जब तो जांच में तो मंत्री जी फंस जाएंगे, फिर वो अधिकारी कह देगा एसीएस साहब कि हमने मंत्री जी का अनुमोदन है, मैं क्या करूं? तो फंसते ही हैं, और क्या फंसते ही हैं। एनआरएचएम घोटाला हुआ था, उसमें मंत्री जी पहले जेल गए, प्रमुख सचिव तो बच ही गए थे लगभग, बाद में जेल गए थे उसमें। वो घोटाला तो सर मायावती के लिए बहुत भारी पड़ गया, मतलब उस घोटाले में। हाँ, मंत्री तुरंत जेल चले गए थे उसमें, प्रमुख सचिव बाद में जेल में गए। तो मंत्री बच नहीं सकते इसमें, क्योंकि ये अधिकारी लोग साइन उनसे करा लेते हैं, विवादास्पद मामले में फाइल में साइन सब करा लेते हैं ये। लेकिन सर अब इस सरकार में तो मंत्री के खिलाफ मंत्री का इस्तीफा ही नहीं होता, जेल जाना तो दूर की बात है। वो तो मायावती मुख्यमंत्री थी और उनके मंत्री थे बाबू सिंह कुशवाहा, वो जेल गए सर। तो वो सीबीआई में मामला फंस गया, सीबीआई में अभी फंस जाएगा तो जेल जाना पड़ेगा, कोई बचा थोड़ी सकता है उसमें। तो सीबीआई जांच होगी, आदेश नहीं होगा तो जांच कहां से होगी सर? हो जाता है, देखिए परिस्थितियां बदलती हैं जब है ना, तो कोर्ट हाई कोर्ट आदेश कर देगा तो कोई क्या कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देगा तो कोई क्या कर लेगा। लेकिन दोनों जगह एक ही सरकार है ना। उस वक्त तो यहाँ पे बहन जी थी, केंद्र में कांग्रेस थी। नहीं, डबल इंजन में हो जाता है कभी कभी, एक इंजन दूसरी तरफ खींच देता है। कई बार करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बार इशारा कर देगा तुरंत हो जाएगा। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें होता है ना रुख। चलिए सर, आपने बड़ी बात कही, और आपने जो बात कही कि भैया ये जो है एसआईटी की जांच धूल झोंकने का काम है। उम्मीद है कि सर का बयान सुनने के बाद तमाम लोग जो हैं, मैं जानता हूं सत्ता पक्ष के तमाम लोग, इस वक्त तो लाइव जा रहा है तो मैं पक्का मानता हूं कि कुछ लोग बैठ के जरूर देख रहे होंगे। विपक्ष भी देखता है सर के साथ, जब मैं बातचीत करता हूं तो विपक्ष के लोग भी देख रहे होंगे। और कल जो ऐसा सर ने कहा है, कोई ना कोई आदमी इसको मतलब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करेगा विपक्ष। सर आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े रहे उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।